गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं परासरण दाब के नियम। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं परासरण दाब क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे परासरण दाब के नियम या लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें परासरण दाब के नियम में पहला नियम हम लोग देखते हैं बॉयल-वान-टॉफ नियम। तो बॉयल-वान-टॉफ नियम क्या है इसको देखते हैं। तो बॉयल-वान-टॉफ नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P या पाई। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P या पाई विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब को हम लोग P या पाई दोनों से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब P होता है उस विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P समानुपाती C, यानी स्थिर ताप पर अगर कोई विलयन है तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है, जो कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, अब परासरण दाब को हम P से भी लिख सकते हैं, पाई से भी लिख सकते हैं, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। अब ये समानुपात है, इसको बराबर में हम तोड़ने चल रहे हैं, बराबर में कन्वर्ट करने चल रहे हैं। तो P = K × C है। K इज द कांस्टेंट, जहां K क्या है, स्थिरांक है या नियतांक है। अब यहाँ P = K × C हो गया, तो K यहाँ क्लियर हो गया कि ये क्या है, कांस्टेंट है या स्थिरांक है। अब यदि विलयन की सांद्रता C, यानी जो ये विलयन है जिसकी सांद्रता C है, अब जो विलयन है जिसकी सांद्रता C है वह है 1 मोल प्रति V लीटर। अब 1 मोल प्रति V लीटर का तात्पर्य यह है कि V लीटर विलयन में, विलयन जो है उसमें V लीटर विलयन में जो विलय घोला गया है, सॉल्यूट घोला गया है, वह 1 मोल घोला गया है। इस लाइन के कहने का मतलब, यदि विलयन की सांद्रता C, यानी जिस विलयन की सांद्रता हम C है उस विलयन की सांद्रता जो है क्या, 1 मोल प्रति V लीटर, यानी 1 मोल घोला गया है V लीटर आयतन में। तो हम लोग इस सांद्रता को लिख सकते हैं C = 1/V, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग C के जगह पर अगर 1/V लिख देते हैं तो P = K × 1/V हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा PV = K। तो अब हम लोग क्लियर कर लिए कि बॉयल-वान-टॉफ नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। अब इसको हम लोग बराबर में किए तो P = K × C, जहां K स्थिरांक है। यदि ये जो विलयन की सांद्रता है वह 1 मोल प्रति V लीटर है तो C के जगह पर 1/V लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो PV = K हो जाएगा। यही है बॉयल-वान-टॉफ लॉ या बॉयल-वान-टॉफ नियम। हाँ, तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं परासरण दाब के नियम में दूसरा नियम, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ल्स-वान-टॉफ नियम। तो बॉयल-वान-टॉफ नियम तो हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं चार्ल्स-वान-टॉफ नियम। चार्ल्स-वान-टॉफ नियम क्या है, स्थिर सांद्रता पर, यानी किसी विलयन की अगर सांद्रता स्थिर है तो विलयन का जो परासरण दाब P होता है विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। चार्ल्स-वान-टॉफ में बताया गया कि अगर किसी विलयन की, कोई विलयन है उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता या कंसंट्रेशन स्थिर है, अगर किसी विलयन की सांद्रता स्थिर है तो उस विलयन का जो परासरण दाब P होता है
उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। यानी परम ताप के समानुपाती होता है। तो अब हम लोग परासरण दाब को हम लोग यहाँ P लिखे हैं, वैसे P और पाई दोनों से ही लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग P लिखते चल रहे हैं। तो किसी विलयन का जो परासरण दाब P है उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होगा, लेकिन कंडीशन है स्थिर सांद्रता पर। यानी अगर किसी विलयन की सांद्रता स्थिर रहे, सांद्रता बदले न, तो उस विलयन का जो परासरण दाब होगा वो उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होगा। ये है चार्ल्स-वांटॉफ नियम। तो हम लोग क्लियर कर दिए कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण ताप होता है उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। ये समानुपात है, इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो P बराबर K डैश इंटू T। यहाँ पर जो K डैश है वह कांस्टेंट है, वह भी एक स्थिरांक ही है। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि K इज द कांस्टेंट, यानी जहाँ K डैश क्या है, स्थिरांक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि चार्ल्स-वांटॉफ नियम कहता है कि अगर किसी विलयन की सांद्रता स्थिर रहे तो उस विलयन का जो परासरण दाब होता है उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग बराबर में कन्वर्ट किए तो P बराबर K डैश इंटू T हो गया, जहाँ K जो है कांस्टेंट है या स्थिरांक है। तो ये है चार्ल्स-वांटॉफ नियम। चार्ल्स-वांटॉफ नियम यही है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं वांटॉफ की विलयन समीकरण या वांटॉफ समीकरण। हम लोग बॉयल-वांटॉफ नियम, चार्ल्स-वांटॉफ नियम पढ़ चुके हैं और अब हम लोग देखते हैं वांटॉफ की विलयन समीकरण या वांटॉफ समीकरण या वांटॉफ इक्वेशन। तो वांटॉफ इक्वेशन है क्या? जब हम लोग बॉयल-वांटॉफ नियम और चार्ल्स-वांटॉफ नियम को मिलाते हैं तो वांटॉफ समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग चूंकि पहले ही जान चुके हैं कि बॉयल-वांटॉफ नियमानुसार होता है P समानुपाती C स्थिर सांद्रता पर, यानी स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ये बॉयल-वांटॉफ नियम है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर चार्ल्स-वांटॉफ नियमानुसार क्या है? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स-वांटॉफ नियम है। तो अब बॉयल-वांटॉफ नियम और चार्ल्स-वांटॉफ नियम को मिलाया जाएगा तो वांटॉफ इक्वेशन या वांटॉफ समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर तो देखिए P परासरण दाब दोनों में है तो P समानुपाती C इंटू T हो जाता है। अब ये P समानुपाती C इंटू T है। P है विलयन का परासरण दाब, C है विलयन की सांद्रता और T है विलयन का परम ताप। अब इस समानुपात को हम लोग बराबर में कन्वर्ट करते हैं, तो बराबर में बदलते हैं तो P बराबर C इंटू S इंटू T, जहाँ S जो है विलयन स्थिरांक है। S जो है विलयन स्थिरांक है। अब हम लोग देख लिए कि P बराबर CST आ गया। अब इसके बाद ये विलयन की सांद्रता C जो है वो मोलर सांद्रता है। तो विलयन की सांद्रता अगर हम मोलर लेते हैं मोलर सांद्रता में तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, यानी C बराबर होता है N बटे V। तो C बराबर N बटे V हो जाएगा। तो C के जगह पर हम लोग विलयन की जो मोलर सांद्रता है उसको लिखते हैं। तो अब यहाँ C के जगह पर N बटे V लिखेंगे तो P बराबर N बटे VST हो जाएगा। अब P बराबर N बटे VST हो गया। इसको इक्वेशन हम थर्ड डालते हैं। अब हम लोग यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो PV इक्वल टू NST हो जाता है। PV इक्वल टू NST हो जाता है। अब N जो है विलयन में विलय के मोलों की संख्या है। N जो है विलयन में विलय के मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। ये विलय के मोलों की संख्या को हम निकालना चाहते हैं तो विलय का द्रव्यमान ग्राम इकाई में होना चाहिए बटे विलय का अणुभार। ये मोल निकल जाता है तो हम N के जगह पर W/M भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा PV इक्वल टू W/M ST, यानी वांटॉफ
कि विलियन समीकरण या वांट हाफ समीकरण होता है PV इज इक्वल टू W/MS/T। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन क्या है। P है विलियन का परासरण दाब, V है विलियन का आयतन, W है विलियन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेकिन ग्राम इकाई में, M जो है विलेय पदार्थ का अणुभार है, S विलियन स्थिरांक है और T विलियन का परम ताप है। अब इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को। तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि वांट हाफ समीकरण क्या है। बॉयल वांट हाफ और चार्ल्स वांट हाफ के नियमों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वांट हाफ समीकरण मिल जाता है। तो बॉयल वांट हाफ नियम जो है P समानुपाती C है स्थिर ताप पर, और चार्ल्स वांट हाफ नियमानुसार क्या है P समानुपाती T स्थिर सांद्रता पर। अब यही दोनों नियमों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो P समानुपाती C इंटू T प्राप्त होता है। अब इसको बराबर में करते हैं तो P इज इक्वल टू CS/T हो जाता है, जहाँ S क्या है विलियन स्थिरांक है। अब C जो विलियन की सांद्रता है वो N/V है, यानी मोलर सांद्रता विलियन की ले रहे हैं तो C बराबर N/V हो जाएगा, P बराबर N/VST हो जाएगा, और इसको सिंपल करते हैं तो PV बराबर NST हो जाएगा। अब S जो N की वैल्यू जो होती है वो विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम इकाई में बटे विलेय का अणुभार, तो ये हो जाएगा PV बराबर W/MS/T। अब इसमें इसको भी क्लियर कर लिया गया। P है विलियन का परासरण दाब, V है विलियन का आयतन, W है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम इकाई में होना चाहिए, M जो है विलेय का अणुभार है, S विलियन स्थिरांक है और T विलियन का परम ताप है। 1 2 3। हाँ, तो अभी तक हम लोग देखे वांट हाफ इक्वेशन यानी PV इज इक्वल टू W/MS/T। अब इसमें कौन क्या है इसको देख लिया जाए। P जो है विलियन का परासरण दाब है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो देखेंगे कि P जो है विलियन का परासरण दाब रहेगा, लेकिन इसको हमेशा हम वायुमंडल इकाई में लेंगे, क्योंकि वायुमंडल इकाई में रहेगा तभी सॉल्व होगा सवाल। V जो है विलियन का आयतन है, लेकिन ये लीटर इकाई में होना चाहिए। W विलेय पदार्थ का भार है और ये ग्राम इकाई में होना चाहिए। M जो है विलेय पदार्थ का अणुभार है। S विलियन स्थिरांक है। अब इसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। अब और T है परम ताप। अब ये जो S है विलियन स्थिरांक है, S के जगह पर हम लोग विलियन स्थिरांक के रूप में R भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R हो या S हो कोई दिक्कत नहीं, वो विलियन स्थिरांक ही होता है। दोनों का मान एक ही 0.0821 ही लिखा जाएगा। तो हम लोग क्लियर कर लिए P जो है विलियन का परासरण दाब है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये वायुमंडल इकाई में रखना पड़ेगा। V विलियन का आयतन है, ये लीटर इकाई में रखना पड़ेगा। W विलेय पदार्थ का भार है, ग्राम इकाई में रखना पड़ेगा। M विलेय पदार्थ का अणुभार रखना पड़ेगा। S विलियन स्थिरांक है, S के जगह पर R भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान जो है इतना होता है, इसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, और T जो है परम ताप। अगर इस सभी मानों को इस जो जिस इकाई में होना चाहिए अगर रख दिया जाए तो हम लोग जो है किसी विलियन का परासरण दाब आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे विलियन का परासरण दाब निकालने का। अब तो तरीका हम लोगों को मालूम हो गया है। अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हम लोग आगे अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आगे हम लोग लेक्चर शीघ्र ही हम आपको सामने आएगा। और अगर आप अगला लेक्चर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वही विलियन जो है क्या है चैप्टर को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती जाएं।